हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामस बेटावा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। हालांकि क्लास 12 पढ़ने से पहले आपको क्लास 11 के कुछ चीज़ों को जानकारी होना चाहिए जो क्लास 12 में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। यानी क्लास 11 का संबंध का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही क्लास 12 में यूज होने वाला है, इसलिए क्लास 11 से जुड़ी हुई संबंध के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आपको जान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है, क्रमिक युग्म क्या होता है, प्रांत परिसर, ये सब होते क्या हैं, इसके बारे में हम क्या कर देंगे, एक ही समुच्चय के अवयव से हम इसको सीख लेंगे। हालांकि संबंध की शुरुआत कहाँ से होती है मैंने आपको क्लास 11 में भी बताया, लेकिन क्लास 12 थोड़ी सी लेट से प्रॉब्लम हो रही है, शुरू हो रही है, लेकिन नवंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, नवंबर तक। हाँ, दूसरी बात यह है कि संबंध की शुरुआत कहाँ से होती है, फलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैंने आपको बताया भी है क्लास 11 में भी। क्लास 12 में भी अगर आप जुड़े हुए हैं या आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा चाहिए तो जुड़े रहने पर आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है। चलिए हम शुरुआत करते हैं संबंध और फलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं कहता हूँ कि संबंध और फलन की शुरुआत क्लास 11 से हो जाती है। तो आप कहेंगे क्लास 11 से, हमने कहीं संबंध और फलन वहाँ तो पढ़ा नहीं है। हाँ, आपने जरूर वहाँ पर संबंध और फलन क्लास 11 से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यह शुरुआत क्लास 8 से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन शुरुआत तो क्लास 8 से हो जाती है। 9th में भी है, 10th में भी है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है और ये है भी। अब यहाँ देखिए, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में, 9th में भी पढ़ा है दो चर वाले रेखीय समीकरण से। अगर मैं कहूँ कि दो चर वाले रेखीय समीकरण ही आपके संबंध और फलन का निर्माण करते हैं तो आप कहेंगे हाँ, देखिए बेशक यह शुरुआत तो यहीं से होता है, दो चर वाले रेखीय समीकरण से, चाहे आप 9th में पढ़े या चाहे आप 10th में पढ़े। अब वो आप कहेंगे कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, मैं एक दो चर वाले रेखीय समीकरण को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यह आपका है y = x+1, ठीक है ना। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर दे रहा हूँ। यह आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दो चर प्रेजेंट हैं, एक आपका x है, दूसरा आपका y है, तो हुआ ना दो चर वाले रेखीय समीकरण। और दोनों की घात 1 है तो दो चर वाले रेखीय होगा, ठीक है ना। रेखीय का मतलब घात 1 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चर जिसमें से एक चर y है, एक चर x है। यहाँ अपना y का कोई अपना मान नहीं है, अपना मान y का यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि यह डिपेंड करता है x के मान पर। यानी कि एक जो मान है, एक वेरिएबल है, एक चर है जो दूसरे चर पर डिपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर x का मान को ले रहा हूँ, यहाँ पर y के मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। x का मान अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो इस कंडीशन में y का मान हो जाएगा 2। अगर मैं x का मान 2 लूँ तो उस कंडीशन में y का मान 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 लूँ तो ये 4 हो जाएगा। अगर मैं 4 लूँ इस प्रकार ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार x के अनंत मानों के लिए y के अनंत मान आएंगे। अब मैं इसके मानों को क्या कर रहा हूँ, एक समुच्चय में पैक कर दे रहा हूँ। y के भी मानों को एक समुच्चय में मैं पैक कर दे रहा हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि एक चर का मान दूसरे चर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ y का अपना कोई मान नहीं है, अपना कोई मान नहीं है, यह डिपेंड करता है x के मान पर, ठीक है ना। यानी कि एक चर डिपेंड करता है दूसरे चर पे। तो यहाँ से दो आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर x को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर, यानी कि समीकरण को बनाने में जो चर प्रयुक्त होता है उसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर। और वह चर जो दूसरे चर पे डिपेंड करता है, यानी कि उस चर का मान जो दूसरे चर पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं परतंत्र चर। जैसे इस कंडीशन में x आपका हो जाएगा स्वतंत्र चर, y होगा आपका परतंत्र चर, ठीक है ना। इन दोनों चरों के नाम भी है। यानी कि कोई भी समीकरण को बनाने में जो चर इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग कहेंगे स्वतंत्र चर। जिस चर का मान दूसरे चर पर डिपेंड करेगा उसको कहेंगे हम लोग परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, बस आपको ये मालूम हो गया ना। अब यहाँ देखिए, x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 2। इसका मतलब 1 का संबंध हो गया 2 से, ठीक है ना। यानी कि समीकरण में, दो चर वाले रेखीय समीकरण में जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हो गया 2। इसका मतलब 1 का संबंध हो गया आपका 2 से, ठीक है ना। इस प्रकार जब 2 रखा तो y का मान आ गया 3, 3 रखा तो हो गया 4, 4 रखा तो हो गया 5। इस प्रकार x के अनंत मान के लिए y के अनंत मान आएंगे। तो इस प्रकार ये संबंध की शुरुआत होती है। अब किस अवयव का संबंध किससे है आप ये देखकर बता सकते हैं। तिर किस पर है? यहाँ देखिए, 1 का संबंध 2 से है, ना कि 2 का संबंध 1 से है। तिर किस पर है? ऐसे तिर है ना, एरो राइट साइड में है ना। इस प्रकार 1 का संबंध हो गया 2 से। 2 का संबंध है 3 से, ना कि 3 का संबंध है 2 से। 2 का संबंध है 3 से, क्योंकि x में जब हम 2 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। ओके, इस प्रकार ये भी है, ये भी है। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं। तो संबंध की शुरुआत कैसे हुई आप ये बता सकते हैं ना, दो चर वाले रेखीय समीकरण से हुई, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फलन की शुरुआत भी यहीं से होती है, लेकिन अभी फलन हम लोग नहीं पढ़े हैं। फलन को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना।
यहाँ देखिए, तो हमने इसको कहा दिया स्वतंत्र चर, हमने x को कह दिया है स्वतंत्र चर है, y को परतंत्र चर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हम इस समीकरण को इस तरह प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वाई माइनस वन। अब इस समीकरण को बनाने में कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ, y चर इन्वॉल्व हुआ। अब इस केस में y जो हो जाएगा आपका हो जाएगा स्वतंत्र चर और x का मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परतंत्र चर। लेकिन याद रखिए, भले ही उसे समीकरण को आप y के पदों में लिखिए चाहे x के पदों में लिखिए, y का ये जो मान है ये हमेशा y के ही मान रहेंगे, x का जो मान है वो हमेशा x के ही मान रहेंगे। यहाँ दिखते हैं ना, यहाँ देखिए। अब इस समीकरण से भी मैं x और y का मान निकाल रहा हूँ। y का मान मैं इस कंडीशन में 2 लेता हूँ तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा 1। अगर मैं 3 लूँ तो ये हो जाएगा 2, अगर मैं 4 लूँ तो ये हो जाएगा 3, अगर मैं 5 लूँ तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार y के अलग अलग मानों के लिए x के अलग अलग मान आएंगे। तो इस कंडीशन में भी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से भी y के वही मान आ रहे हैं जो आपके x के मान आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप संबंध को चाहे y के पदों में लिखिए चाहे x के पदों में लिखिए, कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हमको बस इसमें से क्या संबंध कैसे शुरुआत हुई, संबंध की शुरुआत कैसे हुई आपने ये देखा, स्वतंत्र चर परतंत्र चर क्या आते हैं ये देखा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं इसको क्या कर रहे हैं, इसी एग्जाम्पल की वजह से, इसी एग्जाम्पल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, सभी के सभी जो भी ये टर्म्स है ना सभी के सभी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स के मान हमने 1 2 3 4 रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है। और एक्स के अनंत मानों के लिए वाई का मान क्या रहा है, 2 3 4 5 और वाई के अनंत मान आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्यों इसको कर दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ से अब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, क्या संबंधों की संख्या क्या होती है। संबंध को अपने अच्छे से समझ लिया कि संबंध की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं ना, मैं इसको समुच्चय ए ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको समुच्चय ए कह रहा हूँ और इसके समुच्चय बी कह रहा हूँ। याद रखिएगा दो समुच्चय है, दो समुच्चय के बीच में संबंध है। अगर मैं आपसे कहता हूँ दो समुच्चय के बीच में संबंध, तो समझिए दो समुच्चय के अवयवों के बीच में संबंध की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, और दो समुच्चय के बीच में संबंध होगा तो किसी न किसी फंक्शन, किसी न किसी रिलेशन के द्वारा होगा, किसी न किसी समीकरण के द्वारा होगा। यहाँ जो दो समुच्चय के बीच में संबंध है वो दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में संबंध है। जैसा अगर मैं कहूँ ए से बी में एक संबंध है आर, वास्तव में इसके बीच में कैसा संबंध था, इसके बीच में संबंध था एक्स डैश एक्स ये था मैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये संबंध था, ठीक है ना। ये समुच्चय ए है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, समुच्चय ए ले रहा हूँ। समुच्चय ए जिसके अवयव क्या हैं, सिर्फ 1 2 3 और 4। एक समुच्चय बी है जिसके अवयव क्या है, अब 2 3 4 5 ही ले रहा हूँ। अब आप यहाँ से सब कुछ समझ जाएंगे। यह एक समुच्चय है, समुच्चय के अवयव 1 2 3 4 हैं। इन अवयवों को मैं x कह दिया हूँ। x एक भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। समुच्चय b है जिसके अवयव है 2 3 4 5 और बहुत सारे। इसको आप लोग याद, मैं इसको y कह दिया हूँ। y का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ घबराने की बात नहीं है। बस अब यहाँ से आप सब समझिए। पहला क्या है, संबंधों की संख्या। ये संबंध क्या हो सकते हैं, संबंध का मतलब होता है समुच्चय a का संबंध समुच्चय b के किस प्रकार है। मैं अगर कहूँ कि इसका संबंध है, जैसे यहाँ देखिए समुच्चय ए और समुच्चय के बीच का जो संबंध है वो a क्रॉस b का है, ठीक है ना। कार्तीय गुणन होता है a क्रॉस b, जिसका मतलब होता है समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय b के प्रत्येक अवयव के साथ है। इसका मतलब 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 4 से है, 1 का संबंध 5 से है। 2 का ले लें, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है। या मैं इसको बताने से पहले मैं आपको कार्तीय गुणन पर ले चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए हम कार्तीय इस पर चलते हैं, क्रमिक युग्म पर चलते हैं। क्रमिक युग्म होता क्या है, क्रमिक युग्म को इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यह दर्शाता है, यह क्या क्रमिक युग्म क्या होता है, दो समुच्चयों के बीच में आपसी संबंध को यह दर्शाता है। किस प्रकार, अगर दो समुच्चयों के बीच में संबंध है तो उसे लिखा कैसे जाता है, यह क्रमिक युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। यह कैसे होता है, यहाँ देखिए अगर दो समुच्चय है, दो समुच्चयों के बीच में संबंध है, जैसे 1 का संबंध 2 से है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे, यह दर्शाने का काम करता है क्रमिक युग्म। 2 का संबंध 3 से है, लिखा कैसे जाएगा संबंध के केस में। 3 का संबंध 4 है तो इसे कैसे लिखा जाएगा संबंध के केस में। 4 का संबंध 5 है तो कैसा लिखा जाता है, तो यह हमेशा क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जाता है, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यहाँ देखिए तो 1 का संबंध 2 से है ना, तो इसे लिखने का तरीका होता है 1 2 और ऐसे छोटा क्रोस्टक। 2 का संबंध 3 से है ना, तो इसे लिखने का तरीका ऐसे बीच में कामा, फिर 2 का संबंध 3 से है, फिर कामा 3 का संबंध किससे है, 4 से है, और फिर कामा 4 का संबंध किससे है,
5 से है। तो यह ऑर्डर पेयर में लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लोग क्रमिक युग्म में कहते हैं। और इनके जो इसके जो अवयव होते हैं ना, जो भी इसके ऑर्डर पेयर होंगे उसको हम लोग मझिला कोष्ठक में पैक कर देंगे। ओके, अब यहाँ देखिए क्रमिक युग्म समझ गए। अगर कोई पूछे क्रमिक युग्म तो क्या कहेंगे आप लोग, दो समुच्चय के बीच में आपसी संबंध को लिखने का जो तरीका होता है वही ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म कहलाता है। दूसरा है आपका कार्तीय गुणन। ये वास्तव में कार्तीय गुणन है क्या, कार्तीय गुणन, ठीक है ना। कार्तीय गुणन को इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कार्तीय गुणन क्या है, कार्तीय गुणन ये दर्शाता है दो समुच्चयों के बीच में आपसी संबंध को। लेकिन ये किस प्रकार का संबंध, संबंध यह होता है संबंध x के यानी कि संबंध a का संबंध b के साथ पूरा का पूरा, यानी कि संबंध क्या समुच्चय a के सभी अवयवों का समुच्चय b के सभी अवयवों के साथ संबंध कार्तीय गुणन कहलाता है। यहाँ देखिए यह क्या हो सकता है, यानी कि कार्तीय गुणन अगर लिखा जाए, अगर आपसे पूछे कार्तीय गुणन क्या है तो कार्तीय गुणन में आपका हो जाएगा समुच्चय A का समुच्चय B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। यह क्या होता है, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के साथ प्रत्येक अवयव का साथ संबंध, 1 का संबंध 2, 1 का संबंध 3 के साथ, 1 का संबंध 4 के साथ, 1 का संबंध 5 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध 5 के साथ। इसी प्रकार 3 और 4 के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कार्तीय गुणन। समझिए 1 का संबंध किसके साथ, 1 का संबंध पहले 2 के साथ, फिर 1 का संबंध 3 के साथ, 1 का संबंध 4 के साथ, 1 का संबंध 5 के साथ। ओके, अब 2 बचा, 2 का संबंध B के सभी अवयवों के साथ। तो 2 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, और फिर 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, और फिर 2 का संबंध 5 के साथ। ओके, इसी प्रकार 3 का संबंध इन चारों के साथ, 3 का संबंध 1, 2, 3 और फिर 4 के साथ, और फिर उसके बाद से 4 का संबंध इन चारों के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का संबंध 1 के साथ, 4 का संबंध 2 के साथ, और ये 3 के साथ, और ये 4 के साथ, और ये 5 के साथ। ये आपका हुआ कार्तीय गुणन। याद रखिए 2 क्रमिक युग्मों के बीच में कामा लगाया जाता है, उसको लगाना है। तो यहाँ से प्रत्येक 2 क्रमिक युग्मों के बीच में मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। ओके, लगा दिया। उसके बाद से आता है यह प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डोमेन। अरे यार मिट जा रहा है बार बार। ये डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होते हैं, ये तीनों को एक ही बार में समझ जाते हैं। प्रांत देखिए, प्रांत का मतलब होता है समुच्चय x यानी कि समुच्चय A बोलिए या समुच्चय x का प्रत्येक अवयव इसके प्रांत कहलाते हैं, यानी कि डोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन समुच्चय y का प्रत्येक अवयव या समुच्चय B के प्रत्येक अवयव इसका क्या बोलते हैं, समुच्चय B के सभी अवयव इसके क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। परिसर, परिसर को अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन प्रांत और परिसर को मैं यहाँ पर ले देता हूँ। प्रांत बोलेंगे तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, अगर इसमें सिर्फ 4 ही अवयव हैं 1 2 3 4, तो इसके सब चारों के चारों अवयव हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, इसको समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। प्रांत, प्रांत के अवयव क्या होंगे, समुच्चय A के सभी अवयव। सहप्रांत जिसे इंग्लिश में कोडोमेन बोलता है, कोडोमेन क्या होता है, समुच्चय B के सभी अवयव। कौन कौन से अवयव हैं, 2 3 4 5। तो ये सहप्रांत क्या होंगे, 2 3 4 और 5, ठीक है ना। इसको हमेशा मझिला कोष्ठक में लिखा जाता है। परिसर क्या होते हैं, परिसर होते हैं समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A के साथ संबंध में है। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसा रहता है जैसे √6 है, √8 है, तो इन सब का संबंध समुच्चय A के अवयव के साथ नहीं मिलता, ठीक है ना, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। सिर्फ परिमेय संख्याओं का इस समुच्चय इसमें मिल रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 सभी के सभी क्या है, आपके प्राकृतिक संख्या हैं, और ये क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय इसमें नहीं मिलेगा। तो इसका परिसर क्या होगा, तो परिसर हमेशा जिसे इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, समुच्चय B के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय A के साथ है, यानी कि जो समुच्चय A के अवयव के साथ संबंध में बनाए हुए हैं, उसका वह परिसर यानी कि रेंज कहलाता है। ओके, यहाँ देखिए कौन कौन से अवयव हैं, 2 3 4 5 2 3 4 5। ओके, यह इसके क्या होंगे, परिसर कहलाएंगे। मैं इसको सहप्रांत को थोड़ा सा और संक्षिप्त में कर रहा हूँ। सहप्रांत में मैंने क्या कहा, मान लीजिए अगर कोई समुच्चय है, समुच्चय B के मैंने क्या कहा, समुच्चय B के सभी अवयव, अगर इसमें अवयव ये भी रहते √6 √8, तो इसका सहप्रांत क्या होता, तब 5 तक तो होता ही, उसके बाद से √6 और √8 भी होता।
और परिसर में ऐसा नहीं होता है। परिसर में सिर्फ वो होते हैं जिनका संबंध समुच्चय ए के साथ बना हुआ है। उसके बाद से आता है आपका कुल उप समुच्चयों की संख्या। कुल उप समुच्चय की संख्या का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय जिसे इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। उप समुच्चय का मतलब होता क्या है? किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय उसी समुच्चय का अवयव होता है, यानी कि किसी उसी समुच्चय का अवयव होता है। यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं समुच्चय ए लेता हूँ, समुच्चय ए लेता हूँ, ठीक है ना, जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, तो इस अवयव को लेकर इस समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? वही इसके उप समुच्चय होते हैं। यहाँ देखिए सबसेट होते हैं। इसके कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। तो टोटल इसके उप समुच्चयों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। कब? जब सिर्फ आपके पास एक समुच्चय दिए गए हो, तो अब टोटल उप समुच्चयों की संख्या उस 2 के पावर n यानी कि उस समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या होती है, ठीक है ना। यदि यहाँ देखिए, यदि किसी समुच्चय में उपस्थित n अवयव हैं तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होगी। इस समुच्चय में 4 अवयव हैं तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 4 होगी, यानी कि कितने? 16 हो गए। इस प्रकार हम इस समुच्चय को 16 प्रकार से लिख सकते हैं, इसके अवयवों को 16 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए फाई किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। उसके बाद से हम इसे 1, फिर इसके अलग को 2 लिख सकते हैं, फिर इसको 3 और फिर इसको 4, फिर इसको 1,2 और फिर इसको 1,3 और इस प्रकार टोटल उप समुच्चयों की संख्या को हम लोग 16 बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स नहीं करा हूँ क्योंकि 11 में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इससे अवयव की संख्या 16 बना सकते हैं। चलिए मैं एक बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके अवयव की संख्या मैं क्या कर रहा हूँ? कम कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 3 है तो टोटल इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 होगी। अभी 8 कौन कौन सी होगी? एक आपका 5 होगी, दूसरा आपका 1, दूसरा आपका 2, तीसरा आपका 3 और फिर चौथा आपका 1,2 और फिर 1,3 और फिर 1 हो गया ना, 2 1,3 2,3 और फिर आपका 1,2,3 सॉरी 1 2 और 3 ये हो गए, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल उप समुच्चय इसके बन गए। यानी कि इसके अवयव को आप कितनी प्रकार से लिख सकते हो, वही इसके उप समुच्चय होते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ सिर्फ बता देता हूँ। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या ये कब है? जब सिर्फ एक समुच्चय दी गई हो, उस कंडीशन में टोटल उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है? उस समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या के बराबर होती है, तो 2 के पावर n, ठीक है ना। इसमें आप बता सकते हैं, यदि आपके पास 2 समुच्चय दिए गए हो, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, अगर आपके पास सिर्फ 2 समुच्चय दिए गए हो तो उसमें टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? यहाँ देखिए, इसमें टोटल अवयव की संख्या कितनी है? इसमें टोटल अवयव की संख्या यानी कि n बराबर कितनी है? 4 है। इसमें कोई अवयव को मैं यहाँ पर x बोल रहा हूँ, नहीं, अवयव की संख्या कितनी है? 4 है। इसके अवयव को मैं m बोल रहा हूँ, अवयव की संख्या इसमें कितनी है? 4 है, ठीक है ना। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या जब आपके पास 2 समुच्चय दिए गए हो तो उस कंडीशन में होती है 2 के पावर mn। यहाँ पर देखिए 2 के पावर कितनी है? 4, उसमें भी कितनी है? 4, यानी कि 2 के पावर 16 हो जाएगी। इसके इतने उप समुच्चय बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा उप समुच्चय बन जाएंगे ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। पूरा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप पढ़ चुके हैं। तो जो भी समझाना था मैं यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ आता हूँ, संबंधों की संख्या। संबंध को हमने पढ़ चुके हैं, संबंधों की संख्या पढ़ रहे हैं। अब इसमें कितने संबंध बन सकते हैं? यहाँ देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब इसके काम का नहीं है। संबंध कितने बन सकते हैं? यहाँ देखिए, अगर इसमें कितने अवयव? एक ये समुच्चय ए है जिसमें 4 अवयव उपस्थित हैं, समुच्चय बी है जिसमें 4 अवयव उपस्थित हैं। तो टोटल इसमें संबंधों की संख्या कितनी बन सकती है? एक का संबंध 2 से भी बन सकता है, एक का संबंध 3 से बन सकता है, एक का संबंध 4 से, एक का संबंध 5 से, यानी कि 4 संबंध यहाँ 1 से बन सकते हैं, 4 संबंध 2 से बन सकते हैं, 2 का 2 से, 3 और 4 और 5 से, 4 संबंध इसके 3 से बन सकते हैं और 4 संबंध इसके 4 से बन सकते हैं। तो टोटल संबंधों की संख्या कितनी बन सकती है? 16 हो जाएगी। कब? जब 4 अवयव हैं। तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए अगर इसमें 4 अवयव हैं, इसमें सिर्फ 2 ही अवयव हैं, एलिमेंट है, तो टोटल क्या संबंधों की संख्या कितनी होगी? आपको यहाँ से अच्छे से मालूम हो जाइए। संबंधों की संख्या होती है, वो होती है m गुणे n, यानी कि m क्या है? आपका समुच्चय ए में उपस्थित अवयव की संख्या। n क्या है? समुच्चय बी में उपस्थित अवयव की संख्या। तो यहाँ से कितनी है? 4 है और ये 4 है, इक्वल टू कितना हो गया? 16 बनेगी। और ऐसे भी हमने देखा तो 16 बन रही थी। अगर मान लीजिए एक केस में इसमें सिर्फ कितने अवयव हैं? 3 और नहीं, इसमें सिर्फ यही अवयव हैं। कौन से? इतने अवयव हैं,
और इसमें ना दिया, अगर इसका संबंध भी नहीं दिया गया है तो अब बताइए इसमें टोटल कितने समुच्चय बन सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 है और इसमें सिर्फ 2 है। तो समुच्चय ए में उपस्थित अवयव की संख्या, समुच्चय बी में उपस्थित अवयव की संख्या अब ये हो जाएगी 6। इस प्रकार इससे 6 संबंध बन सकते हैं। यहाँ देखिए 1 का 1 से, 1 का 3 से, 2 संबंध 1 से, 2 संबंध 2 से, 2 संबंध 3 से। टोटल कितने संबंध रिलेशन बनेंगे यहाँ पर? 6 संबंध बनेंगे। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं संबंधों की संख्या, ठीक है ना। संबंधों की संख्या आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा चलते हैं प्रतिलोम संबंध के बारे में। ओके, प्रतिलोम संबंध इनवर्स आपका रिलेशन क्या होता है। यहाँ देखिए समुच्चय 2 चरोले रेखीय समीकरण के साथ ये संबंध जुड़े हुए थे और मैं कह रहे थे हम 1 का संबंध किससे है? 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है और 4 का संबंध था और मैं कह रहा था ये 5 से है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, कुछ कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन बताया था y इक्वल टू ये था ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1 और यहाँ से अगर संबंध को जोड़ेंगे तो y का संबंध बनेगा x के साथ, ठीक है ना। यहाँ जो संबंध बन रहा था वो x का y के साथ बन रहा था, यानी कि यहाँ से यहाँ के x के मान रखने पर यहाँ हमें y के मान प्राप्त हो रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में जब हम उसी रेखीय समीकरण को जब हम y के पदों में लिख दिए हैं तो यहाँ से जो संबंध बनेगा वो आपका बनेगा, ये आपके किसके अवयव हो जाएंगे? ये आपका x के अवयव हो जाएंगे और ये आपका y के अवयव हो जाएंगे और ये जो संबंध बनेगा वो y से x में बनेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यही लिख देता हूँ, ये आपका x का था और ये आपका y का। अगर संबंध x से y में बन रहा है तो ठीक है, लेकिन संबंध क्या होगा, y से अगर x में बने तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग प्रतिलोम संबंध बोलते हैं। यानी से अगर y से x में बनता है, अब मैं तीर को इस पर घुमा देता हूँ, तो इस प्रकार के जो संबंध बनेंगे उसको हम लोग प्रतिलोम संबंध कहेंगे। और प्रतिलोम संबंध को हमेशा और हमेशा R इनवर्स से फाइंड आउट किया जाता है। और इस प्रकार जो संबंध बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 2 से 1 में बन जाएगा, 3 से 4 में बन जाएगा और 4 से 3 में बन जाएगा, और सॉरी 3 से 2 में बनेगा ना, 3 से 2 में बनेगा और फिर 4 से 3 में बनेगा और यहाँ से 5 से 4 में बनेगा। इस प्रकार प्रतिलोम संबंध यानी कि इनवर्स रिलेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। है बहुत ही आसान, सभी चीज़ों को आप यहाँ से समझ गए, बस इन चीज़ों का उपयोग करना है। और उपयोग करने के बाद हमें जो क्लास 12 का पहला जो लेसन है अगले वीडियो में हम उसे पोस्ट करेंगे, लेकिन हाँ होगा वो दमदार, बहुत ही अच्छा है। संबंध के बारे में पढ़ना है। एक बार और आप चाहते होंगे कि हम इस जब क्लास 11 में हमने संबंध के बारे में पढ़ लिया है तो क्लास 12 में हम संबंध के बारे में क्यों पढ़ें, और सवाल भी लाजमी है। तो क्लास 12 में हमें जिन संबंधों के बारे में पढ़ना है वो एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच संबंधों को पढ़ना है। यानी कि क्लास 11 में हमने जिन संबंधों को पढ़ा था 2 अलग अलग समुच्चय थे ऐसे, और इसके बीच में संबंधों को पढ़ रहे थे। लेकिन क्या होगा यदि आपके पास सिर्फ एक समुच्चय दिए जाए और एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच संबंधों को हम लोग पढ़ें तो बहुत मजा आने वाला है। और एक ही समुच्चय के बीच में जो संबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लिया आप लोग। अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो इसे आप एक बार देखें, बढ़िया से आपको इसको समझ लेना है। क्लियर भी है तो आपको इसको देखना है, अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लेना है। उसके बाद से बढ़ते हैं क्लास 12 का जो संबंध है उस पर।